सब ने राजा महाराजाओं की कहानी सुनी, बड़े बड़े नवाबों के किस्से सुने, बड़े बड़े शहर और गांव के छोटे छोटे किस्से सुने, लेकिन कालू भंगी के बारे में नहीं सुना। करते हैं दास्ताने कालू भंगी। तो जनाब, मैंने इससे पहले हजार बार कालू भंगी के बारे में लिखना चाहा, लेकिन मेरा कलम हर बार यह सोचकर रुक जाता था कि कालू भंगी के मुताबिक लिखा ही क्या जा सकता है। मुख्तलिफ जावियों से मैंने उसकी जिंदगी को देखने, परखने, समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं वो टेढ़ी लकीर दिखाई नहीं देती जिससे कोई दिलचस्प अफसाना मुरत्तिब हो सकता। अब दिलचस्प होना तो दरकिनार, कोई सीधा साधा अफसाना, बेकैफ वो बेरंग, बेजान मुरक्का भी तो नहीं लिखा जा सकता कालू भंगी के मुताबिक। फिर न जाने क्या बात, हर अफसाने के शुरू में मेरे जहन में आन खड़ा होता है और मुझसे मुस्कुरा के पूछता है, छोटे साहब, उस पर कहानी नहीं लिखोगे? कितने साल हो गए तुम्हें लिखते हुए? 8 साल। 8 साल। मुझ पर एक कहानी नहीं लिखी तुमने? कितनी कहानियां लिखी हैं तुमने? 60 बार। हाँ सर। उन कहानियों में इतने किरदार आए, मैंने उनके लिए झाड़ू लगाकर रास्ता साफ किया है, और तुमने कभी मेरे पर कहानी नहीं लिखी। क्यों छोटे साहब? उसमें क्या कोई बुराई है, कोई कमी है? देखो, कब से मैं इस कहानी के इंतजार में खड़ा हूँ, तुम्हारे जहन के कोने में एक मुद्दत से हाथ बांधे खड़ा हूँ। छोटे साहब, मैं तो तुम्हारा पुराना लाल गोर हूँ, कालू भंगी। आखिर तुम मेरे मुताबिक क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखता, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। अरे इस कदर इसकी जिंदगी सीधी सपाट थी कि मैं तो इसके मुतालिक कुछ भी नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं था कि मैं इसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहता था। दरअसल इसके बारे में लिखने का इरादा मैं एक मुद्दत से कर रहा, लेकिन कभी लिख नहीं सका। 1000 कोशिशों के बावजूद नहीं लिख सका। इसलिए आज तक ये अपने पुरानी झाड़ू लिए, अपने बड़े बड़े नंगे घुटने लिए, अपने फटे फटे खुरदुरे बदहैबत पांव लिए, अपनी सूखी टांगों पर उभरी दरारें लिए, अपने कुल्हों की उभरी हड्डियां लिए, अपने भूखे पेट और उसके खुश्क जिल्द की स्याही सिलवटें लिए, अपने मुरझाए हुए सीने पर गर्द-आलूद बालों की झाड़ियां ली, अपने सिकुड़े होंठों, फैले नथुनों, झुर्रियों वाले गाल और अपनी आंखों के नीम तारी गड्ढों के ऊपर नंगी चंद्रा उभारे मेरे जहन के कोने में खड़े। अब तक कई किरदार अपनी जिंदगी बताकर, अपनी अहमियत जताकर, अपनी ड्रामायत जहन नशीन करके चली। हसीन औरत, फूलों के ताजा तरीन गुंचे, कायनात के तरीन मनाजिर देखे थे, लेकिन ना जाने के ये बदस्तूर अभी भी उसी तरह वहां खड़ा है। इसने इस घर के अंदर आने वाले हर किरदार को देखा, उसे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मोहब्बत करते हुए, नफरत करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, कहे लगाते हुए, तकरीर करते हुए, जिंदगी के हर रंग में, हर नहर से, हर मंजिल में देखा। बचपन से बुढ़ापे से मौत तक इसने हर अजनबी को इस घर के अंदर झांकते देखा और उसे अंदर आता हुआ देखकर उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। ये खुद परे हट गया, एक भंगी की तरह हटकर खड़ा हो गया। हत्ता ये कि दास्तान शुरू होकर भी खत्म हो गई, हत्ता ये कि किरदार और तमाशाई दोनों रुखसत हो गए हैं, लेकिन कालू भंगी इसके बाद भी यही खड़ा हो। अब सिर्फ एक कदम इसने आगे बढ़ा लिया और मेरे जहन के मरकज में आ गया, ताकि मैं इसे अच्छी तरह देख लूं। इसकी नंगी चंदियां चमक रही और होठों पर एक खामोश सवाल। एक अरसे से मैं इसे देख रहा हूं, समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं मैं, लेकिन आज ये भूत ऐसे मानेगा नहीं। इसे कई सालों तक टाला है, आइए आज इसे भी अलविदा कह देते हैं। तो जनाब, मैं 7 बरस का जब मैंने पहली बार इसे देखा,
उसके 20 बरस बाद जब ये मरा, मैंने उसे उसी हालत में देखा। कोई फर्क ना, वही घुटने, वही पांव, वही रंगत, वही चेहरा, वही टूटे हुए दांत, वही झाड़ू, वही झाड़ू जो ऐसा मालूम होता था माँ के पेट से उठा चला आ रहा। मेरी झाड़ू मेरे जिस्म का एक हिस्सा मालूम होती थी। मैं हर रोज मरीजों का बोलो बराज साफ करता, बोलो बराज मतलब कफ या टट्टी साफ करता। फिर डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब के यहाँ कमरे में सफाई करने चला जाता। डॉक्टर साहब की गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी को जंगल में चराने ले जाता। दिन ढलते ही मैं वापस अस्पताल ले आता और अपना खाना तैयार करता और खाकर सो जाता। 20 साल से मैं इसे यही करता हुआ देख रहा। हर रोज बिला नागा उस अरसे में ये कभी एक दिन के लिए भी बीमार नहीं पड़ा। ये अपना ताज्जुब खेज जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं जब इसी के लिए कहानी लिखी है। ये कहानी तो जबरदस्ती लिखवाई जाती। 8 साल से मैं इसे टालते आया हूं, लेकिन ये शख्स नहीं मान, जबरदस्ती से काम ले रहा। ये जुल्म मुझ पर भी है और आप पर भी। मुझ पर इसलिए कि मुझे इसे लिखना पड़ रहा है, और आप पर इसलिए कि आपको उसे सुनना पड़ रहा है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए, इसके लिए इतनी मुतालिक, इतनी सिरदर्दी मोल ली जाए। मगर क्या किया है? इसकी खामोश निगाहों के अंदर एक ऐसी खिंची खिंची सी मिल्तज़ाना काविश, एक ऐसी मजबूर बेज़बान है, एक ऐसी महबूस गहराई है कि मुझे इसके मुतालिक लिखना पड़ता है। और लिखते लिखते ये भी सोचता हूं कि आखिर इसके मुतालिक क्या लिखूंगा। कोई पहलू भी ऐसा नहीं हो जो दिलचस्प, कोई कोना ऐसा नहीं है जो तारीख हो, कोई जाविया ऐसा नहीं है जो किसी मकनातीसी कशिश का हामिल। हाँ, 8 साल से मुतवातिर मेरे जहन के कोने में है, ना जाने क्यों। इसमें इसकी हठधर्मी के सिवाय और तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। अरे जब मैंने आंगी के अफसाने में चांदनी के खलियान सजाए और यरकानियत के रुमानी नजरिए से दुनिया को देखा, उस वक्त भी ये वही पड़ा। जब मैंने रूमानियत के आगे सफर इख्तियार किया और हुस्न और हैवान की भूख लम्बू कैफियतें देखता हूँ, टूटे हुए तारों को छूने लगा, उस वक्त भी ये वही पड़ा। जब मैंने बालकोनी से झांक कर अन्नदाताओं की गुर्बत देखी और पंजाब की सरजमीन पर खून की नदियां बहती देखकर अपने वहशी होने का इल्म हासिल किया, उस वक्त भी ये वही मेरे जहन के दरवाजे पर खड़ा गुमसुम। मगर अब ये जाएगा जरूर। अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, लिल्ला इसकी बेकैफ बेरंग फीकी सीटी कहानी भी सुन लीजिए, ताकि ये यहां से दूर दफान हो जाए और मुझे इसके गलीज कुर्ब से निजात मिले। अगर आज भी मैंने इसके बारे में ना लिखा और आप लोगों ने इसके बारे में ना सुना, तो ये 8 साल बाद भी यही जमा रहे और मुमकिन है जिंदगी भर यहीं खड़ा रहे। लेकिन परेशानी ये है कि इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है। ये भंगी, इसके माँ बाप, हाँ मेरे माँ बाप भंगी थे। मेरे सारे आबा और अजदाद भंगी थे और सैकड़ों बरस से यही रहते चले आए थे, इसी तरह, इसी हालत में। मैंने कभी शादी ना की थी, मैंने कभी इस्क ना किया था, मैंने कभी दूर दराज का सफर ना किया था। हाँ, तो यह है कि मैं कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया। मैं दिन भर अपना काम करता और रात को सो जाता, फिर सुबह उठकर अपने काम में मसरूफ हो जाता। बचपन से मैं यही करता चला आया था। लेकिन छोटे साहब, मुझमें एक बात जरूर दिलचस्प थी, और वो ये कि मुझे अपनी नंगी चदिया पर किसी जानवर, मसलन गाय या भैंस की जबान खराई से बड़ा लुत्फ हासिल होता था। मैं अक्सर दोपहर के वक्त नीले आसमान तले, सब्ज घास के मखमली फर्श पर, अस्पताल के करीब एक खेत की मेड़ पर उकड़ू बैठा और डॉक्टर साहब की गाय मेरा सर चाट रही, बार बार लगातार
और मैं अपना सर चटवाता वहीं ऊँग कर सो जाता। ऊँग कर सो जाता। वैसे एक बात थी, इसे इस तरह सोता देखकर मेरे दिल में मुशर्रफ का एक अजीब सा ख्याल उजागर होने लगा और कायनात के थके थके गुनूदगियां में इजाफा की हुस्न का गुमा होने लगा। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में दुनिया की हसीन तरीन औरत, फूलों के ताजा तरीन गुंचे, कायनात के तरीन मनाजिर देखे, लेकिन ना जाने क्यों ऐसी मासूमियत, ऐसा हुस्न, ऐसा सुकून किसी नजर में नहीं देखा जितना कि उस नजर में जब मैं 7 बरस। वो खेत बहुत बड़ा और वसी दिखाई देता और आसमान बहुत नीला और साफ, इसकी चंदियां शीशे की तरह चमकती और गाय की जबान आहिस्ता आहिस्ता इसकी चंदियां चाटती, गोया इसे सहलाती हुई कसर कसर की ख्वाबिदा आवाज पैदा करती जाती है। जी चाहता था कि मैं भी उसी तरह अपना सर झुका के उस गाय के नीचे बैठ जाऊं और ऊँघता ऊँघता सो जाऊं। एक दफा मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की। हुआ ये कि मैं भी जोश में गाय के पास चला गया। पीछे से एक आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा तो वालिद साहब खड़े थे। अब जो ही मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वालिद साहब ने मुझे वो पीटा। हंसी आ रही, मैं तो पिटाई, मेरी तो पिटाई हो गई। उसके बाद वालिद साहब ने इसको वो पीटा कि मैं खुद डर के मारे चीखने लगा कि कहीं वालिद साहब के ठोकरों से ये मर ना जाए। लेकिन इस कमबख्त को इतनी मार खा के भी कुछ ना। दूसरे रोज ये बदस्तूर हमारे बंगले पर झाड़ू लिए हाजिर था। देख रहे हैं कैसा दिलजीत है। वैसे एक बात थी कि इसे जानवरों से बड़ा लगाव। हमारी गाय और कंपाउंडर साहब की बकरी दोनों इस पर जान छिड़कती है। हालांकि एक बात बता दूं, बकरी जो होती है बड़ी बेवफा होती। उन दोनों जानवरों को पानी पिलाए तो मैं कालू भंगी, जंगल में चराए तो भी मैं कालू भंगी, रात को मवेशी खाने में बांधे तो मैं कालू भंगी। वो दोनों मेरे एक एक इशारे को इस तरह समझ जाते हैं जिस तरह कोई इंसान किसी इंसान के बच्चे की बातें समझता है। जी हाँ, मैं कई बार इसके पीछे जंगल में गया। जंगल के रास्ते में वो दोनों जानवरों को बिल्कुल खुला छोड़ दे, लेकिन फिर भी गाय और बकरी दोनों इसके साथ कदम से कदम मिलाए चली जाती थी। गोया जैसे 3 दोस्त सैर करने निकले। अब रास्ते में कहीं गाय ने सब्ज घास देखकर मुंह मारा तो बकरी भी झाड़ी से पत्तियां खाने लगी। और ये है कि संभलवे तोड़ तोड़ के खा रहा, बकरी के मुंह में डाल रहा, खुद भी कर रहा और आपे बातें कर रहा और उनसे भी बराबर बातें किए जा रहे। वो दोनों जानवर भी बिल्कुल इसी तरह कभी दुम हिलाकर, कभी पैर हिलाकर, कभी मुंह हिलाकर, कभी नाचकर, कभी गाकर, हर तरह से इसकी गुफ्तगू में शरीक हो जाते। अब मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता था कि ये लोग क्या बातें करते हैं। फिर चंद लम्हों के बाद ये आगे चलने लगता, गाय भी चढ़ना छोड़ देती और बकरी भी झाड़ी से परे हट जाती और इसके साथ साथ आगे चलने लगती। आगे कहीं छोटी सी नदी आती या कोई नन्हा नन्हा चश्मा तो ये वहीं बैठकर बल्कि लेट कर अपने होंठ चश्मे की सतह से मिला देता और जानवरों की तरह पानी पीने लगता। और वो दोनों जानवर भी बिल्कुल हूबहू इसी तरह पानी पीने लगते क्योंकि बेचारे इंसान नहीं थे। उसके बाद अगर ये सब्जे पर लेट जाता तो बकरी इसके टांगों के पास आकर अपनी टांगों को सुकोड़ कर दुहाइया अंदाज में बैठ जाती और गाय तो इस अंदाज में इसके करीब हो बैठती कि मुझे ऐसा मालूम होता कि ये कालू भंगी की बीवी और अभी अभी खाना पका के फारिग हुई। उसके चेहरे के हर उतार चढ़ाव में एक सुकून आमेज गृहस्थी अंदाज झलकने लगता और जब वो जुगाली करने लगती तो मुझे ऐसा मालूम होता कि कोई बहुत बड़ी सुगड़ बीवी क्रोएशिया लिए सुजनकारी में मशरूफ और इसके लिए स्वेटर बुन रही। इस गाय और बकरी के अलावा एक लंगड़ा कुत्ता था जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो लंगड़ा था इसीलिए दूसरे कुत्तों के साथ चल फिर ना सकता।
अक्सर अपने लंगड़े होने की वजह से दूसरे कुत्तों से पिटता, भूखा रहता, जख्मी रहता। आ गए। अक्सर मैं उसकी तीमारदारी और खातिरों तवाज़ुन में लगा रहता। कभी तो उसे साबुन से नहलाता, तो कभी उसकी चीचड़ियां दूर करता, कभी उसके जख्मों पर मरहम लगाता, फिर उसे मक्की की रोटी का सूखा टुकड़ा देता। देख रहे हैं, आराम से। जख्मों पे मरहम लगाता, चीचड़ियां दूर करता। लेकिन ये कुत्ता बड़ा खुदगर्ज जानवर था। दिन में सिर्फ 2 मरतबा इससे मिलता, दोपहर को और शाम को, और खाना खा के और जख्मों पे मरहम लगा के ये फिर घूमने निकल जाता। इसकी और उस लंगड़े कुत्ते की मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती और बड़ी दिलचस्प। मुझे तो वो चरिंद और परिंद से शनासाई। रास्ते में कहीं कोई कीड़ा आ जाता तो मैं उसे उठाकर गाड़ी पर रख देता। कहीं कोई नेवला बोलने लगता तो मैं उसे उसकी बोली में जवाब देता। तीतर, रटगिल्ला, गटारी, लांचड़ा, सब्ज मक्खी, हर परिंदे की जबान में जानता था। हर परिंदे की जबान को ये जानता है। इस लिहाज से तो ये राहुल शंकर तामीन से भी बड़ा पंडित था। कम से कम मेरे जैसे 7 बरस के बच्चे की नजरों में मुझे तो ये अपने माँ बाप से भी अच्छा मालूम होता। छोटे साहब, ऐसे बैठने से आराम मिलता है ना? मिलता है। याद है आप ऐसे ही बैठ के भुट्टा खाते थे? याद है, लेकिन ये तुमने किस चीज का याद दिलाया? भुट्टे। एक बात तो बताना भूल ही गया, इसके बाद ये भुट्टे ऐसे मजे का तैयार करता और आग पर उसे इस तरह मध्यम आंच में भूनता था कि भुट्टे का हर दाना कुंदन बन जाता और जायके में शहद का मजा देता। खुशबू भी ऐसी सौंधी सौंधी, मीठी मीठी, जैसे धरती की सांस। निहायत आहिस्ता आहिस्ता, बड़े सुकून से, बड़ी मशाकी से ये भुट्टे को हर तरफ से देख देख कर भूनता, जैसे ये बरसों से इस भुट्टे को जानता। एक दोस्त की तरह ये भुट्टे से बातें करता, उतनी नरमी और मेहरबानी और शफकत से इससे पेश आता गोया मुझे तो वो भुट्टा इसका अपना रिश्तेदार या सगा भाई लगता था। और लोग भी भुट्टा भूनते थे, मगर वो बात इस कदर कच्चे, बदजायका और मामूली से भुट्टे होते थे वो कि उन्हें तो बस मक्की का भुट्टा ही कहा जा सकता। लेकिन वही भुट्टा इसके हाथ में पहुंच के कुछ का कुछ हो जाता।